फिलोसफी सोसाइटी के शो में आप सबको हम करते हैं खुश आमदीद। आप ना इस वक्त हमें सिर्फ रेडियो फजा एफएम पे सुन रहे हैं, बल्कि रेडियो फजा .co.uk पर भी हमें सुना जा रहा है। और उसके अलावा इस वक्त हम लाइव फेसबुक पर भी हैं। अगर आप सुनने के साथ साथ हमें देखना भी चाहें तो आप रेडियो फजा 97.1 एफएम ऑफिशियल जो हमारा फेसबुक पेज है, वहां पर भी आप हमें इस वक्त लाइव देख सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हमारी हर हफ्ते न्यू डिस्कशंस होती हैं, और इस हफ्ते भी हम आपके लिए एक नई डिस्कशन लेकर आए हैं। और आज की जो डिस्कशन है उसके लिए हमारे साथ हैं एक प्रोफेशनल स्पीकर हैं, फाइनेंशियल एंड मॉर्गेज एडवाइजर हैं, मिस्टर तनवीर हुसैन। आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और हमारे खास मेहमान हैं। यकीन मानिए कि उनसे अपॉइंटमेंट लेना और उनको रेडियो पर लेकर आना ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। लोग उनसे अपॉइंटमेंट लेते हैं एक एक हफ्ते की, 10-10 दिन की, 2 हफ्ते की, कभी कभी 4 हफ्ते की। तो खैर हमारी खुशनसीबी है कि हमारे वो रेडियो फजा 97.1 एफएम के ऑफिशियल फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं, तो वो हमें इनकार नहीं कर सकते। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आज हमें एक फाइनेंशियल एडवाइजर की क्यों जरूरत महसूस हुई। जैसे कि हालात तब्दील हो रहे हैं पूरे यूके के, पूरी दुनिया के। हमारे यूके में आप देख सकते हैं कि हर चीज दिन ब दिन महंगी से महंगी होती चली जा रही है। ना सिर्फ पेट्रोल, डीजल और उसके अलावा जितनी भी कमोडिटीज हैं, हर चीज महंगी होती जा रही है। गैस बिल बढ़ते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक के बिल बढ़ते जा रहे हैं, हमारी ग्रोसरी के बिल बढ़ते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारा ब्लड प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। तो खैर इन सब के साथ साथ एक ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा अहम है हमारे लिए। कहते हैं ना, एक जमाने में कहा जाता था कि इंसान को जिंदा रहने के लिए 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है: रोटी, कपड़ा और मकान। जी हाँ, आज बात करेंगे मकान पे, यानी कि प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी मार्केट इन यूके आफ्टर कोविड क्या फर्क पड़ा है, इस पे बात करेंगे। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तनवीर साहब का, और उनको खुश आमदीद भी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम तनवीर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज हमारे स्पेशल गेस्ट बने और हमें इंतहाई खुशी हुई। प्लेजर इज़ माइन, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पर रेडियो पे लाने के लिए, और रेडियो फज़ा का और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए बात करते हैं। चूंकि हमारे पास 1 घंटा है और 1 घंटे में मैं तकरीबन 5 मिनट जो है वो इंट्रोडक्शन में मैंने निकाल दिया, तो हमारे पास बचे 55 मिनट। तो कोशिश पूरी करेंगे कि हम जितनी इंफॉर्मेशन अपने सामईन तक और अपने व्यूअर्स तक पहुंचा सकें, वो हमने आज पहुंचानी है। तो बताइए कि सबसे पहले तो आपके बारे में बात करते हैं। पूरा नॉटिंघम तकरीबन आपको जानता है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं और मॉर्गेज एडवाइज़र हैं, और कई सालों से आप अपने बिज़नेस से आपने बहुत नाम कमाया। अपनी एक्सपर्टीज़ से आपने बहुत से लोगों की हेल्प की, और आज माशाल्लाह आपका एक नाम है। आप अपने आप को आज कहाँ देखते हैं और कहाँ से शुरू किया, कब शुरू किया? अपने बारे में थोड़ा कुछ बताइए। वैसे तो कहा जाता है कि इंसान जब अपने आप पास देखता है तो ऐसे लगता है कि कल की बात है। जी। तो मैंने भी जब फाइनेंशियल मार्केट में आया, वैसे तो जब मेरी ग्रेजुएशन जब मैंने की, बीकॉम किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया नॉटिंघम ट्रेंट से बिजनेस एंड फाइनेंस में हुँ, हुँ। इन 2000 में, हुँ, हुँ। हाँ से 22 साल पहले। उसके बाद फिर मैं फाइनेंशियल मार्केट में ही रहा। मैं जी। तकरीबन अपनी ज़िंदगी के 25 साल फाइनेंशियल मार्केट में ही रहा हूँ, और फाइनेंशियल मार्केट से ही मेरा ताल्लुक है। जी। यूके में जब मैंने काम स्टार्ट किया तकरीबन 2005 में, हुँ, हुँ। इंश्योरेंस से स्टार्ट किया। सो हम लोगों ने जस्ट इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरी थे, और वहाँ से और फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइनेंशियल मार्केट में मॉर्गेजेस में एंटर होना शुरू हो गए। जी। और जो मेरा एक्सपीरियंस इंश्योरेंस एंड मॉर्गेजेस में है, वो तकरीबन 2005 से लेके है, जी। और नॉटिंघम के अंदर। हुँ, हुँ। जी। तो फाइनेंशियल इंडस्ट्री की बात हो रही है, मॉर्गेजेस की यदि आज बात होगी, और जो
प्रॉपर्टीज़ के आज के हालात हैं उसके बारे में भी बात होगी। हैलिफैक्स की एक रिपोर्ट है, उसके बाद नेशन वाइड की भी एक रिपोर्ट है कि जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है ऑलमोस्ट तकरीबन 260,000 एवरेज वैल्यू पूरे यूके में प्रॉपर्टीज़ की हो चुकी है। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये प्रॉपर्टी को एकदम वो हमारे अपनी ज़ुबान में कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी नो अकियाँ लगी हुई है, ठीक है। तो ये क्या वजह है, प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ एकदम से क्यों बढ़ गई हैं? पहले वैसे आप देखें, अगर यूके की हिस्ट्री को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली कहा जाता है कि हर 10 साल के बाद प्रॉपर्टी वैल्यूज बढ़ती हैं अप्रॉक्सीमेटली। जी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जायज़ बढ़ी, कोई मुश्किल नहीं। लोगों के जहन में एक चीज़ थी कि ब्रेग्जिट के बाद प्रॉपर्टी प्राइसेस ड्रॉप हो जाएंगी, काफ़ी यूरोपियंस निकल जाएंगे, ओके। बड़ा हालात ख़राब हो जाएंगे। हम्म। लेकिन इसके बरक्स देखें आप, टोटली ऑपोजिट हुआ। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स थी कि मकान टेनेंट्स ने मिले खाली हो जाएंगे, टेनेंट्स रहेंगे नहीं। जी। तो काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वैसी नहीं उतरी। रीज़न की बहुत सारी हैं। ज़्यादातर तो आप ये देखें कि प्रॉपर्टी प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं कोविड के बाद, जैसे कोविड हिट हुआ। और कोविड हिट होने के बाद जब लोगों ने आइसोलेट किया, घरों में रहे, जी। ठीक है, तो एक डिमांड सी बढ़ती है जब आप घर पे रहते हो अपने घर को। वैसे आप चलें जनरल लाइफ को देखें, इंसान 8 घंटे काम करता है, जी। 2 घंटे आप ट्रैवलिंग में निकाल दो, ठीक है। 10 घंटे आप घर से बाहर रहते हैं, जी। और 8 घंटे आप सोते हैं। जी। 18 घंटे अपनी जिंदगी के आप बल्कि 8 घंटे भी नहीं सोते, कई लोग तो 4 घंटे, बेचारे 3 घंटे, 6 घंटे। और इतने महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि उसको पूरा करने के चक्कर में लोग जो है ना वो काम ही किए जा रहे हैं दिन रात। हाँ, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। ठीक है, अगर उस लिहाज से देखा जाए, एवरेज की बात हम कर रहे हैं, 8 घंटे नॉर्मल स्टैंडर्ड। जी। तो 5 या 6 घंटे इंसान को मिलते हैं अपने घर में बैठने, उठने, खाने पीने, नहाने धोने में, जी। जी। ठीक है। तो उस दौरान इंसान इतना ज़्यादा गौर नहीं करता चीज़ों को। वीकेंड्स पे भी आप कभी शॉपिंग में बाहर रहते हैं। जी। इस कोविड के दौरान जब इंसान घर के अंदर आइसोलेट रहा, बंद रहा, तो उन्हें महसूस हुआ कि यार हमें इस घर के अंदर इम्प्रूवमेंट चाहिए, चेंजेस चाहिए। लोगों ने चेंजेस करनी शुरू की। जी। फिर जब से ये वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, वर्क फ्रॉम होम के बाद ऐसा हुआ कि लोगों को एक डेस्क चाहिए था घर में, ठीक है। अपने लोगों ने अपने बेडरूम में एक स्पेस बनाई, फिर कुछ लोगों ने एटिक्स में स्पेस बनाई, कुछ लोगों ने स्टडी रूम बनाना शुरू कर दिए। जी। एक्सटेंशंस आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गई, जिसमें लोगों ने कहा कि हम ऑफिस स्पेस, क्योंकि कोई पता नहीं कोविड कब तक रहेगा, कब तक हम वर्क फ्रॉम होम रहेगा। जी। तो वहाँ से ये डिमांड जो है इंक्रीज होना शुरू हो गई। ठीक है। लोगों ने कुछ सोचा कि हम 3 बेडरूम से 4 बेडरूम में चले जाएं, बिगर प्रॉपर्टीज में चले जाएं, ठीक है। ये डिमांड एक्चुअली इंक्रीज वहाँ से हुई, ओके। ठीक है। और बढ़ती बढ़ती यहाँ तक चली गई कि अभी आज की रिपोर्ट अगर आप देखें सावल्स की भी, 9.3% अप्रॉक्सीमेटली जो है आपकी हाउस प्राइसेस इंक्रीज हो रही है एनुअली सिंस 2020, ठीक है। कितने परसेंट हो रही है? 9.3% 9.3%। एनुअली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ओके। तो अगर आप उस लिहाज से देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 10% कर लें, यानी जो प्रॉपर्टी 2 लाख की थी वो 2021 में 220 की हो गई, 2022 में 240 की हो जाएगी। So it's gonna be keep on increasing. तो सॉरी मैं आपकी बात को काटते हुए थोड़ा सा और हम पीछे चले जाते हैं कि बैक इन 70s 80s ये मॉर्गेजेस का सिलसिला शुरू कब हुआ था यूके में, आपको कुछ याद है? मॉर्गेजेस ये बहुत पुरानी, जब से बैंकिंग इंडस्ट्री आई है और बिल्डिंग सोसाइटीज यूके में एस्टेब्लिश्ड हुई है, ठीक है। ठीक है, या ये इंडस्ट्री मॉर्गेजेस से 200 साल पुरानी है। ओके। इससे भी पुरानी है। अच्छा अच्छा। अगर देखा जाए तो जब गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, जी। जब ये नोट आपके एग्जिस्टेंस में आए, हम्म। पहले होता था कि कमोडिटीज में ट्रेड हुआ करता था जी, आप लेन देन होता था, जी, आप ये दे दें और आप आटा ये दिया, चावल ले लिए, घी दिया, मक्खन ले लिया, बिल्कुल वगैरह वगैरह, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही था। तो गोल्ड स्मिथ्स वगैरह खुले, उन्होंने क्या करते थे कि वो एक ना छोटी सी पर्ची लिख के दे देते थे, साइन करके कि ये बंदे ने मेरे पास ये लिया है। तो वो पर्ची पे जो बैलेंस होता था उसका, जी। ठीक है, वो लिख देते थे कि ये इतने चावल, इतनी चीजें, ये। तो वो पर्ची जो है, क्योंकि गोल्ड स्मिथ की एक इज्जत होती है, जानते थे भाई ये बंदा है, ठीक है, ये पैसे देगा हमें, मार्केट में एक रिस्पेक्ट बनती है। जी। तो वो पर्चियां उसकी चलना शुरू हो जाती थी।
लोग आके गिरवी रखते थे चीजें, अपने बर्तन हो गए, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, गिरवी रख के ऐसे पर्चियां ले जाते थे, वो फिर आगे इस्तेमाल होती थी। ठीक है। ठीक है, वो पर्चियां इस्तेमाल होते होते आज तक इसकी बड़ी हिस्ट्री है अगर बताऊं तो ये मॉर्गेजेस का सिलसिला कैसे शुरू हुआ कि उन्होंने ये एक तो हुआ लोन, आपने एक लोन लिया, आपने घर बाय कर लिया, लेकिन घर के एवज आपको लोन कब मिलना शुरू ये हुआ? तो J1 से शुरू था कि जी। आप कोई भी चीज रखते थे, प्लेज करते थे। मिसाल तौर पे उस जमाने में गोल्ड स्मिथ साहब का, आपके पास आपको पैसे चाहिए, तो अपना सोना या कुछ चीज गिरवी रखते हैं जी। तो उस प्लेजिंग के अगेंस्ट वो आपको लोन देते थे, वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते थे। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की जो पुरानी स्टोरीज देखें जी। उसमें लोग जमीनें गिरवी रखा करते और उन थे, पे ब्याज पे वो कहते हैं लोन पे लेते थे और इंटरेस्ट उस पे चार्ज होता था। वो इंटरेस्ट इतना हैवी होता था कि वो पूरे साल की जो कमाई भी देकर भी कैपिटल की तरफ आते ही नहीं थे, साली इंटरेस्ट ही देते जा रहे थे। यानी एक लिहाज से वो इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेजेस थी। लेकिन उस वक्त तो इंटरेस्ट पे कंट्रोल नहीं होगा ना, वो अपनी मर्जी से इंटरेस्ट लगाते होंगे। कोई आज रेगुलेशन तो बैंक ऑफ इंग्लैंड है और FCAs हैं, वो रेगुलेट करते हैं आपको कि आप इतने इंटरेस्ट से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। खैर, इस पे भी हम बात करेंगे, इस पे भी हम आगे चलेंगे। तो ये बताएं कि प्रॉपर्टी लेना क्या आसान है आज? किसी दौर में लोग मुझे याद पड़ता है, लोगों से जब आज सुनता हूँ तो मुझे यकीन माने हैरानगी होती है कि द प्रॉपर्टी वैल्यू वाज अराउंड 2000, 3000, 1500। 1960s 70s में रही है। 70s तक में आप फॉरेस्ट्रीज से मकान है 1800 के 1500 के बिकते थे। ठीक है, और मैंने खुद टाइटल डीड्स देखी हैं जहाँ पे लिखा हुआ है 60s में, यानी कि वैल्यू तकरीबन तो उस वक्त की पाउंड वैल्यू और आज की पाउंड वैल्यू में जो फर्क पड़ा है, उसकी वजह से प्रॉपर्टीज में भी कोई बैलेंस फर्क पड़ा है या फिर इररेलेवेंट है? नहीं, लेकिन जो है ना स्टेट वैल्यू जी, ये पूरी दुनिया में बढ़ी है। ठीक है। सिर्फ इंग्लैंड में नहीं बढ़ी। अगर आप किसी और मुल्क में भी चले जाएं, जमीन और मकान की कीमत ओवरऑल अराउंड द ग्लोब बढ़ी है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जितने आप पाकिस्तान इंडिया में ले लें जी, वहाँ पर आप देख लें कि जो ज़मीन आपने 1980s में खरीदी है, 60s को तो छोड़ ही दें, ठीक है, तो उसको आप ये देखें कि 1960s में जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी, जिस वैल्यू की खरीदी थी, ठीक है, आज आप देखें उसकी ग्रोथ 200-300% है। ठीक है, तो ये ओवरऑल बढ़ी है। तो इसमें आप ये नहीं कह सकते कि इंग्लैंड में ही खाली ये चेंजेस आई है। लेकिन सुनने में तो ये आ रहा है कि सिर्फ इंग्लैंड में ही महंगाई है। ऐसा कुछ नहीं है, इंग्लैंड में ही महंगाई हुई है और बेतहाशा महंगाई हुई है। ब्रेक्सिट की वजह से कुछ फर्क पड़ा? आज जैसे आप कह रहे थे कि प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो ब्रेक्सिट की वजह से बढ़ी है। ब्रेक्सिट की वजह से देखें, जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बातें करते हैं, जो उनकी एक्सपर्टीज थी, जो उनकी रिपोर्ट थी कि ब्रेक्सिट की वजह से जो फर्क पड़ेगा, मेरे हिसाब से वो अभी होना शुरू हुआ है। अभी तक वो फर्क पड़ा नहीं। ठीक है, जो होना था, जो हिट आना था, वो अभी तक आया नहीं। गवर्नमेंट ने अभी तक उसको कंट्रोल किया हुआ है, संभाला हुआ है जी, लेकिन वो हिट आएगा। ठीक है, इट्स गोना गो वर्स। कमोडिटीज में आप देख लें, जो यूरोप से आपके पास सब्जी फ्रूट की चीजें आया करती थी जी, वो अभी ऑलरेडी काफी महंगी हो चुकी है, उस पर टैक्सेशन लग चुकी है, ये आगे जाके और महंगी होगी। तो ये लैंड रजिस्ट्री में भी टैक्सेस की वैल्यू बढ़ी है? लैंड रजिस्ट्री में देखें वो परसेंटेज है। ठीक है, हाँ, तो आप जब प्रॉपर्टी खरीदते हैं आप स्टैंप ड्यूटी देते हैं। स्टैंप ड्यूटी का एक कैलकुलेशन बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, इनलैंड रेवेन्यू ने, HMRC ने। ठीक है, तो वो है, मिसाल तौर पे आप लेते हैं प्रॉपर्टी 125 की, तो आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो आपके स्टैंप ड्यूटी नहीं है जी। सो बिटवीन 125 टू 250 आपको 2% चार्ज होगा। 250 से 500,000 आप पे 5% है स्टैंप ड्यूटी। इसी तरह 250 से 500 से 750 टू 1.5 मिलियन, और ये अप टू 12% 15% तक जाती है। अच्छा, ये डिपेंड करता है कि जितनी वैल्यू है उस हिसाब से परसेंटेज की वैल्यू भी बढ़ती चल जाती है जी, स्टैंप ड्यूटी उसकी बढ़ती जाती है। तो ये परसेंटेज में पहले तो होता था लोग छोटे घरों में भी गुजारा कर लिया करते थे, यानी कि आप टेरेस हाउस में भी रह लिया करते थे, यू आर कपल, और आपका अगर एक बच्चा है तो आप 3 बेडरूम में बड़ी आसानी से रह लिया करते थे, टेरेस हाउस में भी रह लिया करते थे, पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं हुआ करती थी, मौसम यहाँ पर बहुत सर्द हुआ करता था। लेकिन अब मौसम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या किसी भी वजह से वेदर टोटली चेंज हो चुका है, समर अच्छा खासा यहाँ पर लंबे अरसे के लिए होता है, तो लोगों का अब रुझान जो है काफ़ी अरसे से, बल्कि
रुझान हो चुका है कि वो सेमी डिटैच या डिटैच हाउसेस की तरफ चले जाए और उनको फिर फॉरेस्ट फील्ड या फिर ऐसे एरिया जहाँ पर ऐसे घर कम है डिटैच या सेमी डिटैच, उन्हें फिर बाहर जाना पड़ता है। तो जैसे ही वो आउट ऑफ एरिया जाते हैं उनकी वैल्यूज जो है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। इसकी क्या वजह है कि प्रॉपर्टी वैल्यू क्यों ज़्यादा होती है? फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं बुलेटिन, एस्प्ली, मैप्ली और वेस्ट बिचफोर्ड, बहुत सारे से मज़ीद एरियाज़ हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है बनिस्बत के, अगर वही घर उतनी ही एरिया में है, अगर फॉरेस्ट फील्ड में है या फिर किसी और एरिया में है, उसकी वैल्यू कम है और कहीं और होगा उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, उसकी क्या वजह है? पहली बात देखिए आपने कही कि पहले लोग रह लिया करते थे टेरेस हाउसेस में, 2 बेडरूम में, ये वो आज के जी। दौर में भी रहते हैं। जो हम्म, फर्स्ट टाइम बायर हैं वो शुक्र करते हैं प्रॉपर्टी मिल जाए, हम्म, ठीक है। और जो आगे लोग मूव हो रहे हैं, जो जी। उसको कहते हैं हम लोग अपनी टर्मिनोलॉजी में होम मूवर्स। हम्म, ऑफ कोर्स आप एक 2 बेडरूम 3 बेडरूम हाउस में रह रहे हैं, आपकी फैमिली बड़ी है या आपकी इंसान की इनकम बढ़ती है, उनका लिविंग जी। स्टैंडर्ड चेंज होता है, जी हाँ। तो वो बड़े घर में जाना चाहते हैं, जी। बड़े के साथ फिर अच्छे इलाके में जाना चाहते हैं। जी। जो एरिया वैल्यू है ना वो हमेशा होती है। चलो जी, आपसे अगला सवाल ये है कि और सबसे आसान और मुश्किल सवाल, क्या मॉर्गेज लेना इतना आसान है? और सबसे पहले आपने सोचा कि आपने घर लेना है, आपने मॉर्गेज करवानी है, लेकिन आप कैश में बाय नहीं कर सकते, तो उसका प्रोसीजर क्या है और सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए मॉर्गेज के हवाले से देख हमारे पास क्लाइंट आते हैं, बहुत सारे लोग रिसर्च करके आते हैं, देख के आते हैं, होम जी। ओवर्स को ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है, पहले मॉर्गेज ली होती है, जी। तो वो पिछला रेफरेंस देते हैं कि यार मैंने 10 साल पहले मॉर्गेज कराई थी, उस वक्त तुमने ये सब नहीं पूछा, अभी क्यों पूछ रहे हो। जी। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि एक एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हर लेंडर्स का, हम्म, ठीक है। 4.5 टाइम्स सैलरी वो आपको मॉर्गेज देते हैं, ये लोग कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ठीक है। मिसाल तौर पे अगर आपकी सैलरी 20,000 है, जी। तो उसका आपको तकरीबन 92,000 मॉर्गेज मिल जाएगी। एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन लोग इस्तेमाल करते हैं, ओके। ठीक है। 4 टाइम्स यानी कि आपकी जो 4.5 टाइम्स, आपकी जो इनकम है। बिल्कुल, जी। ठीक है। तो उसके बाद जो बाकी चीज़ें आती हैं जिसमें आप ले लें, आजकल जो अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर्स लेंडर्स इस्तेमाल करते हैं, जी। हर लेंडर का अपना इंटरनल अफोर्डेबिलिटी कैलकुलेटर है। ठीक है। उन्होंने एक अफोर्डेबिलिटी बना ली है कि एक फैमिली, कपल या एक बच्चा है, हम्म, तो उनका लिविंग कॉस्ट क्या होगी अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। ठीक है। तो उन्होंने वो इंटीग्रेट कर दिए। हम्म, तो हम लोग जब एक क्लाइंट हमारे पास आया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सवाल किया कि करना क्या चाहिए। जी। आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, सबसे पहले आप मॉर्गेज एडवाइजर्स या फाइनेंशियल एडवाइजर्स, लोग अपने बैंक्स के पास जाते हैं कि भाई मुझे जी। मॉर्गेज मिल सकती है। जी। फर्क क्या है बैंक में और हम लोगों में, जी। इंडिपेंडेंट मॉर्गेज एडवाइजर्स में। जी। बैंक है, मिसाल तौर पे आप 4 5 6 बैंकों के नाम ले लें हम्म, जो हाई स्ट्रीट बैंक आपको नजर आते हैं, तो लोग सिर्फ उन्हीं के पास जाएंगे। जी। आपका बैंक मैं एग्जांपल करता हूँ, फॉर एग्जांपल आप नेटवर्स के साथ हैं, हम्म, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस नेटवर्स होगी। आप नेटवर्स में जाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई मुझे मॉर्गेज मिल सकती है। ठीक है। आप शायद लॉयड्स, बार्कलेज, सेंटिनल में नहीं जाएंगे, हम्म, लेकिन अगर वो आपकी वो चेक करेंगे, कहेंगे नहीं भाई रिफ्यूज करते हैं, फिर आप सेंटिनल, हैलिफैक्स या दीगर बैंकों में जाएंगे। जी। ठीक है। अब गिनती के जो 5 6 7 बैंकों तक आपकी अप्रोच होगी, ठीक है। ठीक है। लेकिन हम जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल कंपनीज जो होती हैं, जी। वो अप्रोक्सीमेटली होल ऑफ द मार्केट करते हैं, हम्म, ठीक है। उसका मतलब ये है कि हमारे पास हो सकता है जितने बैंक यूके के अंदर हो, जितनी बिल्डिंग सोसाइटीज हैं, हम्म, जितने सब प्राइम लेंडर्स हैं, यानी कि हमारे आपके लिए पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं और आपको एक कंपैरिजन कोड भी मिल जाता है, उनके इंटरेस्ट रेट्स में भी फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। मैं मिसाल देता हूँ, अगर आप बैंक ए के पास जाते जी। हैं, बैंक एक आपको अपना ही प्रोडक्ट सेल कर रहा है, अपना ही प्रोडक्ट के रेट दे रहा है, जी। तो आपने वही सेलेक्ट करना है। जी। वो आपको चूज करके बताएगा कि ये मेरे पास है भाई, ये रेट्स है। जी। उसके अंदर फिर आपको फिक्स होता है, फिक्स है, ट्रैकर है, वेरिएबल है, हम्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस होती हैं। जी। नॉर्मली 90% लोग फिक्स जाते हैं, फिक्स रेट में आपकी सिक्योरिटी के भाई 2 साल 3 साल 5 साल मेरा रेट फिक्स है, जी। तो मुझे टेंशन नहीं कि मॉर्गेज ऊपर नीचे हो जाएगी। तो आप फिर जब अप्रोच करते हैं बैंक के पास, तो बैंक अपना ही प्रोडक्ट सेल करेगा। जी। आईएफएस या मॉर्गेज कंपनीज के पास जाने से ये फायदा है आपका कि वो होल ऑफ द मार्केट रिसर्च करते हैं, या हम्म, जितने लेंडर्स उनके पैनल पे हैं वो उनकी रिसर्च करते हैं, हम्म, ठीक है। वो रिसर्च करके आपको बता सकते हैं कि आपकी जो
लेंडिंग क्राइटेरिया किस बैंक का आपके साथ फिट करता है। कोई भी एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट के जैसा नहीं है। अच्छा, आपकी बात से एक क्रॉस क्वेश्चन आपसे करने लगा हूं कि आप एक नेटवर्क बैंक की आपने बात की, वो बैंक है, और बहुत सारे ऐसे लेंडर्स आपने बताए जो कि बैंक्स नहीं है, दे आर जस्ट लेंडर्स। तो क्या वो बैंक्स जो हाई स्ट्रीट बैंक्स हैं उन लेंडर्स को अपने साथ एफिलिएट नहीं करते, या उन्होंने अपनी ही मॉर्गेज सेल करनी? नहीं नहीं, वो जो बैंक्स हैं वो बैंक्स अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, जी हाँ। वो अपने राइवल्स का प्रोडक्ट कभी सेल नहीं करेगा। और ये जो कंपनीज हैं, जी ये लेंडर्स हैं सारे, जी ये भी एफसीए रेगुलेटेड है, जी जी प्रूडेंशियल ऑब्वियसली रेगुलेटेड है, या पीआरए रेगुलेटेड है, ठीक है। तो वो भी सिमिलर है। सिर्फ फर्क क्या होता है कि उसमें से कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ इंटरमीडियरीज के थ्रू आपके क्लाइंट्स को मिलते हैं। जी क्लाइंट उनको डायरेक्टली अप्रोच भी करता है तो कहते हैं गो टू इंटरमीडियरी। जी कुछ सब्सिडरीज हैं बैंक्स के, जी नेशन वाइड की आपने बात की, उनकी सब्सिडरी है टीएमडब्ल्यू, द मॉर्गेज वर्क्स, ठीक है। जी हेलिफैक्स है, हेलिफैक्स ग्रुप के अंदर बीएम सॉल्यूशन आता है, ठीक है, लॉयड्स आता है, चैथम क्लस्टर आता है, ये सारे एक हेलिफैक्स ग्रुप के। यानी कहने का मतलब आपने एडवाइस करना है एक अपने क्लाइंट को कि आपके लिए क्या बेस्ट प्रोडक्ट है, वो एक प्रोडक्ट ही है जो आप उसे बेच रहे हैं। हमारा प्रोसेस क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा जी, उस तरफ आ जाते हैं। क्लाइंट आया, हम क्लाइंट की फैक्ट फाइंड कंप्लीट करते हैं। जी फैक्ट फाइंड का मतलब ये है कि हम उसकी पूरी डिटेल लेते हैं, जन्म कोड समझ, ठीक है, यानी उसका नाम, एड्रेस, आपको बआसानी दे देते हैं। ऑफ कोर्स देते हैं, क्योंकि हम लोग खुद फाइनेंशियल एफसीए रेगुलेटेड फर्म है, जी ठीक है। हम उन्हें अपनी आईडी दिखाते हैं, ठीक ठीक है, है। हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारा उनका डेटा टोटली सिक्योर्ड है हमारे पास, जी ठीक है। वी विल नॉट यूज दिस डेटा क्रॉस मार्केटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर वो नहीं चाहते तो वगैरह। जी वी डोंट पास ऑन दिस डेटा टू एनीबॉडी एल्स अपार्ट फ्रॉम एनी रेगुलेटरी अथॉरिटीज दे आस्क, इतिहास को यार। ठीक है। तो उसमें जब कोई क्लाइंट हमारा जो फैक्ट फाइंड कंप्लीट करते हैं, उस फैक्ट फाइंड को देख के आपके एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है कि इस बंदे के क्या सर्कमस्टेंसेस हैं, उसकी सैलरी क्या है। अब मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा मेरे पास आया, उसकी सैलरी 10,000 है, जी उसके 3 बच्चे हैं, ठीक वो है। वर्किंग टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट भी ले रहे हैं, जी साथ में चाइल्ड बेनिफिट भी ले रहे हैं। अब वो 10,000 की इनकम पे खाली उनको मॉर्गेज नहीं मिलेगी। ठीक है, कुछ लेंडर उनके वर्किंग टैक्स क्रेडिट जो है या चाइल्ड एक्सेप्ट कर टैक्स लेते क्रेडिट हैं। 60% लेंगे, जी कुछ 100% लेते हैं। जी कुछ देखते हैं कि आपके बच्चे हैं, 3 बच्चों की उम्र जो है वो सबकी 13 साल से कम होनी चाहिए। अगर किसी की 13 से ऊपर हो गई है एक बच्चे की, तो वो उसके बेनिफिट नहीं क्लेम करेंगे। जी यानी बहुत सारी लैंडिंग क्राइटेरियाज में इतनी चीजें आती हैं, वो क्लाइंट को खुद नहीं पता होता, ठीक है। ठीक है। वो अगर बैंक के पास जाएंगे तो समझ भी नहीं पाएंगे, वो उनको पूरा लैंडिंग क्राइटेरिया ईच बैंक का स्टडी करना पड़ता है। जी हमें तो चले एक्सपीरियंस इतने सालों से करने के बाद हमें पता चल जाता है कि अप्रोक्सीमेटली लैंड कहाँ पे फिट आ रहा है। देखिए, जो पैसे डिपॉजिट उस पर आ जाते हैं कि डिपॉजिट अमाउंट कितनी आपको चाहिए। फर्स्ट टाइम बायर के लिए 5% हुआ करती थी, आज भी है, या Of course, 10%? बिल्कुल है, 5% पे भी है। एक ज़माना था 2005 से में ले लें 2006-7 तक भी, 8 तक 125% मॉर्गेजेस हुआ करती थी, नॉर्टन रॉक वगैरह देते थे, यानी आपकी प्रॉपर्टी 1 लाख की आपको 1,25,000 देते थे, ठीक है। ओके, तो टू ये रेनोवेट भी या करो वो अपना देते घर। थे, लेकिन अभी ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस की हुई हैं कि उसमें काफ़ी रिपोजिशंस हुई थी। एक साल में 48,000 रिपोजिशन हुई थी, जिस वजह से रेगुलेटरी अथॉरिटीज किक इन हुई। क्यों हुई थी? 48,000 प्रॉपर्टीज अगर रिप्रोसेस हुई हैं तो उसकी कोई वजह रही उसकी होगी। वजह ये थी कि लोग सेल्फ सर्टिफिकेशन पे मॉर्गेज लेते थे। सेल्फ सर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपने कह दिया कि मेरी इतनी कमाई है, मैंने अभी मैंने आपसे जिक्र किया 4.5 टाइम्स, तो मुझे पता है कि एक प्रॉपर्टी 2 लाख की है, तो मेरी सैलरी अगर 50,000 होगी तो मुझे वो प्रॉपर्टी मिलेगी, ठीक तो है। मैं सेल्फ सर्टिफिकेशन पे अप्लाई कर दूंगा, मेरी इतनी इनकम है, एक अकाउंटेंट सर्टिफिकेट लगा के मॉर्गेज हो ओके जाया करती थी, ओके। ठीक है। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन मॉर्गेजेस तकरीबन खत्म ही है, नोबडी डज दैट, ठीक है। इंटरेस्ट ओनली मॉर्गेजेस हुआ करती थी रेजिडेंशियल, अभी रेजिडेंशियल इंटरेस्ट ओनली नहीं होती, अनलेस कि आप एक प्रोफेशनल है या आपकी इनकम 100,000 से ऊपर है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लेंडर्स के साथ वैसे नहीं होती है। जी तो ये सारी ये चेंजेस आई हैं, वो इसी वजह से आई हैं कि लोगों ने अपनी अफोर्डेबिलिटी से ज्यादा प्रॉपर्टी ले ली, ओके। ठीक है। शुरू में तो मॉर्गेज देते रहे जो दे सकते थे। तो उस वक्त भी यही था कि अगर एक बंदे के पास एक बंदे ने अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन पे दे ली है और एज अ फर्स्ट टाइम बायर,
और क्या उस वक्त सिस्टम इतने ट्रैकिंग सिस्टम्स थे कि अगर वो किसी और लेंडर के पास चला जाता और कहता कि मैं भी फर्स्ट टाइम बायर हूँ, ऐसा कुछ होता रहा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर आप एप्लीकेशन किसी लेंडर को देते भी हैं जी फर्स्ट टाइम बायर बन के, जी। और आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है, हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो क्रेडिट सर्च करते हैं, उनको लैंड ऑटोमेटिकली लैंड पता चल रजिस्ट्री में जाएगा। पता नहीं, चलता लैंड है। रजिस्ट्री का तो छोड़ दें, अच्छा, क्रेडिट सर्च में पता चल जाएगा कि आपकी मॉर्गेज शो हो रही है। वो तो अभी की बात है, लेकिन उस दौर की बात कर ऑफ रहा हूँ, कोर्स उस वक्त क्रेडिट भी। सर्च शुरू से ही था, काफी हम्म, अरसे से, जब से एक्सपीरियंस आया, हम्म, एक्यूफेस आया, अभी तो बहुत सारे कॉल क्रेडिट ये वो, हम्म, लेकिन क्रेडिट सर्च में आपकी जो भी कमिटमेंट्स हैं वो आती हैं। हम्म, तो मॉर्गेज अगर आपकी प्रॉपर्टी पे तो आ जाएगी, पहली बात ये है। जी चले बेफर्ज ये कह लेते हैं कि आपने किसी लेंडर को अप्लाई किया, आपकी एनकम्बर्ड प्रॉपर्टी यानी मॉर्गेज के बगैर एक प्रॉपर्टी है, जी। ठीक है, और आपने लेंडर को नहीं बताया कि मेरी प्रॉपर्टी है, उसने अप्लाई कर दिया, हो सकता है मॉर्गेज ऑफर भी इशू हो जाए। जी। लेकिन जब सोलिसिटर्स उसकी देखें आप, ये पूरा प्रोसेस जो है ना, अप्रोक्सीमेटली वो 3 डिफरेंट अथॉरिटीज की, 3 डिफरेंट बंदों के थ्रू जा रहा है। एक पहले तो मॉर्गेज एडवाइजर के पास आप गए, उन्होंने आपके प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, सप्लाई किया, लेंडर को भेजा। जी। बैंक्स अपनी अंडरराइटिंग पूरी कंप्लीट करते हैं, अपनी कंप्लायंस देखते हैं। पहले हमने अपनी कंप्लायंस देखी, जी डॉक्यूमेंट्स लिए, सेटिस्फाइड हुए, हमने सबमिट की। जी। हम कुछ भी अगर फ्रॉडुलेंट कुछ भी सबमिट करते हैं तो वी आर रिस्पांसिबल फॉर दिस, वी कैन बी स्ट्रक्ट ऑफ फ्रॉम द पैनल। लेंडर्स इतने स्ट्रिक्ट हैं जी। और रिपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी हमें फाइंस कर सकती है, ठीक है। तो उसके ये, बाद जैसे सॉरी आपकी बात दोबारा काट रहा हूँ, 5% और 10% पे आप फर्स्ट टाइम बाय कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी बाय करनी है और अगर आप फर्स्ट टाइम बायर नहीं है, तो आप एक घर में एज अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप रह रहे हैं, तो दूसरी भी आप रेजिडेंशियल बाय कर सकते हैं, और यू हैव टू बाय नहीं कर फॉर दैट। सकते हैं आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज, दो दो भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपका डाउन पेमेंट आपकी कितनी नहीं, चाहिए ऐसी होगी? बात नहीं है। अक्सर मुझसे कल ही क्लाइंट एक फ़ोन पे बात कर रहे थे कि मैं फर्स्ट टाइम बायर नहीं हूँ, तो मुझे कैसे 5% में मिलेगी। यू डोंट हैव टू बी फर्स्ट टाइम बायर फॉर 5% ओके एलिजिबिलिटी, ठीक है। ओके। ये थोड़ी सी गलत फहमी है, आप सेकेंड टाइम भी खरीद रहे हैं तब भी फर्स्ट 5% एक प्रोडक्ट है, ओके। ठीक है। लेंडर्स ने जिस तरह रखा हुआ है इंटरेस्ट रेट्स, बड़े क्लेवरली डिजाइन किए हैं, ठीक ओके। है। बैंकिंग इंडस्ट्री जितनी पुरानी है, लेंडर्स ने सीखा है बहुत कुछ। तो 5% मिसाल तौर पे आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि अगर आप 5% डिपॉजिट आपके मॉर्गेज लेते हैं 95% एलटीवी पे, तो आपका इंटरेस्ट रेट होगा फॉर एग्जांपल 3%। ठीक है। अगर आप 10% देते हैं तो 2.7%। ओके। अगर आप 15% डिपॉजिट देते हैं तो 2.5%। यानी अप्रोक्सीमेट कि फिर साल आपकी जो परसेंटेज है वो कम होती कम है, हो जाएगी। इंटरेस्ट रेट आपका कम होता है। 60% एलटीवी पे यानी 40% डिपॉजिट देके उससे आपको 1.19 मिल जाए, या हम्म, बिलो 1% भी लोगों को मिलेगी mortgages, ठीक है। लेकिन उसमें क्या क्रेडिट हिस्ट्री तो मैटर करती होगी डेफिनेटली। It does. Credit history is the prime objective, उसका मेन चीज ही क्रेडिट हिस्ट्री है। अच्छा, क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत लोगों को अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहें, कि अक्सर लोग जो हैं वो अपनी क्रेडिट हिस्ट्री पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, छोटे मोटे बिल्स की वजह से भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना अफेक्ट हो जाती है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्या एडवाइस करेंगे? ना सिर्फ मॉर्गेजेस प्रॉपर्टी, उसके अलावा भी क्रेडिट हिस्ट्री उनको हर जगह पे ही काम आती है। क्रेडिट हिस्ट्री यूके के अंदर बहुत बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि आप जो भी किसी भी फाइनेंशियल बोरोइंग के लिए जाएंगे, वो लेंडर आपकी क्रेडिट सर्च करेगा, जी। ठीक है। अब उसको आपने किस तरह मेंटेन करना है, इसे एंटायरली अप टू यू। वो ये देखते हैं कि बंदा कितना क्रेडिबल है, उसने प्रीवियस लैंडिंग दी है, उसने टाइम पे वापस की है, आपकी पेमेंट्स टाइम पे होनी चाहिए। अगर बिल फर्स्ट कोई मिस पेमेंट आ भी जाती है, उसकी रीजन होनी चाहिए, ठीक है। केसेस आते हैं हमारे पास मिस पेमेंट्स के, डिफॉल्ट्स के, काउंटी कोर्ट जजमेंट्स के भी, मॉर्गेजेस उनकी भी हो जाती हैं, ठीक है। ठीक है। लेकिन देन यू हैव टू अप्रोच द सब प्राइम लेंडर्स, और इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं, अरेंजमेंट फीस उन पे ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई ये सोचे कि मेरी मॉर्गेज हो ही नहीं सकती क्योंकि मेरी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत ख़राब है और काउंटी कोर्ट जजमेंट भी है मेरे ऊपर, यानी कि उनके लिए भी मॉर्गेज लेना आसान तो नहीं, लेकिन कि नहीं हो वो जाए। ले सकते मैं हैं। अपनी मिसाल दूंगा कि जो हमने काम किया है, हमने मॉर्गेजेस कराई हैं जिन लोगों की मोर देन 3 काउंटी कोर्ट जजमेंट्स लगी हुई हैं, और जजमेंट 13,000 पाउंड तक की भी लगी है, एक जजमेंट है, ठीक है। कुछ लेंडर्स देखते हैं 2000 से ऊपर और नहीं, 200 से ऊपर और नहीं, अनसेटिस्फाइड है नहीं, सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हमने ऐसे लोगों की कराई है जो सेटिस्फाइड नहीं थी, और उनके 10 से 12,000 13,000
कैसी सी चीज लगे हुए हैं, हम्म। उसके बावजूद देखें इंटरेस्ट रेट उनको हाई मिला होगा। ऑफ कोर्स मिलता है, क्योंकि आप सब प्राइम लेंडर्स के पास जाते हैं। ठीक है। आप ये देखें ना कि जब वो आप रिस्क ले रहे हैं लेंडर्स, वो इवेल्युएट वो किस तरह इंटरेस्ट रेट को सेट करते हैं कि अगर आप उनके लिए लो रिस्क है तो आपको लो रेट मिलेगा, हाई रिस्क है हाई रेट मिलेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो रिस्क ले रहे हैं आपको मॉर्गेज देने के लिए, जबकि वो आपके पिछले रिकॉर्ड को देख चुके हैं कि आपने पिछली मरतबा पेमेंटें मिस की हैं, आपने डिफॉल्ट्स किए हैं। तो when we go back to the lender, हम उन्हें इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं जी। कि भाई ये क्यों हुआ था, उस वक्त क्या सर्कमस्टेंसेस थे। लोग मेजरली कुछ केसेस आते हैं, यानी कि आप एक पूरी एक केस उनका आपको ड्राफ्ट करना पड़ता केस देखें। जब लेंडर के पास आप जाते हैं, मैंने कहा ना कि लेंडर्स की लैंडिंग क्राइटेरिया होता है, है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेंडर क्या कर रहा है। जी। यू कांट जस्ट गेस इट, और एक लेंडर्स और को आप सभी के पास भेज दें। नहीं, सबके आपको पास तो तो आप भेज ही नहीं सकते। आपको पता होगा आप कि जब किनको एक टाइम एक ही के पास सबमिट करते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि कुछ लोग करते हैं, हमारे जो मोर्गेज एडवाइजर दोस्त हजरात हैं, कि जी। एक लेंडर्स पे अप्लाई किया, रिफ्यूज हुआ, दूसरे के पास चला गया, रिफ्यूज हुआ, तीसरे के पास चला गया। ये चीज़ पसंद नहीं की जाती बाय लेंडर्स एज वेल एज रेगुलेटर्स। तो क्या उन पे इफेक्ट नहीं पता कि उनकी क्रेडिट हिस्ट्री बागा चेक की जाती है तो वो डाउन नहीं होती? फर्क एक पड़ता क्लाइंट है की। जितनी बार आप क्रेडिट हिस्ट्री का स्कोरिंग सिस्टम है, उस पे ये होता है कि आप अगर एक महीने में और विद इन लास्ट 6 months मोर देन 3 times अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे सर्च हुआ है, तो इट डज अफेक्ट योर क्रेडिट स्कोर्स। या 10 20 50 प्रॉपर्टीज हैं उनके पास, ऑलरेडी बाय टू लेट प्रॉपर्टीज हैं। एक तो उनकी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज बढ़ी, ऑब्वियसली दे आर रिचेस्ट पीपल इन द सोसाइटी और दे आर मिलियनियर्स। उसके अलावा अगर आज कोई इस बिजनेस में आना चाहता है, बाय टू लेट प्रॉपर्टीज बाय करके और रेंट पे अगर उसको रेंट आउट करना चाहे, तो एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी क्या एडवाइस है? बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि काफ़ी पैसा फ्लोट हुआ है कोविड के दौरान, तो उसमें बेशुमार लोगों ने आके यही काम किया, प्रॉपर्टी मार्केट में घुसे हैं, प्रॉपर्टी पे जा रहे हैं। होता ये है कि आप ये देखें कि जब आप प्रॉपर्टी मार्केट में नए बंदे आते हैं, फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि आप इन्वेस्टर हैं। जी। देखें, एज ए IFA हम लोगों ने जो पढ़ाई की, हम लोगों ने जो क्वालिफिकेशंस लेते हैं इन चीज़ों पे, तो उसमें डिफाइंड होता है कि आप इन्वेस्टमेंट्स कितने टाइप की हैं। जी। ज़रूरी नहीं कि आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। जी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स की टाइप है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टू मीडियम टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जी। ठीक है, प्रॉपर्टीज को ज़्यादातर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काउंट किया जाता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मोस्ट सिक्योर्ड वे है, और उनकी रेंटल यील्ड जो है बिटवीन 6 to 8% काउंट होती है। ठीक है। यानी रेंटल यील्ड का मतलब आपका रेंटल इनकम जो है अगेंस्ट द प्रॉपर्टीज इतना % आता है। जी। ठीक है, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए, बंदा बाय टू लेट प्रॉपर्टी में आना चाहता है, नो प्रॉब्लम। कुछ लेंडर्स की रिस्ट्रिक्शंस हैं, 25,000 मिनिमम इनकम हो, कुछ की 18 है, कुछ की है कि नो मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड, लेकिन दे हैव टू हैव 25% मिनिमम डिपॉजिट। अच्छा, यही मेरा अगला सवाल होने जा रहा था कि बाय टू लेट के लिए आपको 5% या 10% पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, नहीं मिलता। सो इट हैज टू बी 25%। इट हैज टू बी, बट कुछ लेंडर्स हैं सब प्राइम जो 15% पे करते हैं, लेकिन उसके लिए आपका लैंडलॉर्ड होना, लैंडलॉर्ड एक्सपीरियंस चाहिए। फर्स्ट टाइम लैंडलॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ओके। लैंडलॉर्ड का एक्सपीरियंस चाहिए, प्लस आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड हो, पोर्टफोलियो प्रॉपर्टी होल्डर्स होते हैं। मेरे क्लाइंट्स हैं बर्मिंघम से हैं जिनकी 125 प्रॉपर्टीज है। ठीक है। दे मोर देन दैट, दे कीप ऑन बाइंग मोर प्रॉपर्टीज, उनका एक पोर्टफोलियो बन गया। ठीक है, अब वो पोर्टफोलियो के अंदर आप देखें प्रॉपर्टी प्राइसेस जिस तरह इंक्रीज हुई हैं, तो वो लेंडर्स उस पोर्टफोलियो को देखता है कि उनकी वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, उनके ऊपर के अगेंस्ट पे डेट टू इनकम रेशियो भी देखते हैं हम लोग उस इस कैटेगरी में, कि आपकी जो इनकम है वो डेट के अगेंस्ट कितनी है, डेब्ट्स के अगेंस्ट कितनी है। सो डेट टू इनकम रेशियो को देखकर वो ऑफर करते हैं। हो सकता है कुछ लेंडर्स ऐसे हैं जो कि आपकी एक प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज लेके उसी इक्विटी को इस्तेमाल करके आपको दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ हुआ है, कई लोग आए हैं मेरे पास प्रॉपर्टी लेके। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक क्लाइंट आया जिसने कहा जी मेरे पास एक अपनी प्रॉपर्टी है, मैं एक और खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, तो यार मैं इसको दिल कर रहा है इसको बेच पता नहीं, तो मैं लोगों को कहता हूँ यार बेचते क्यों, इसी को हम लेट टू बाय में मॉर्गेज करते हैं। ठीक है, बाय टू लेट और लेट टू बाय में फर्क आपको बता दो। बाय टू लेट होता है आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं लेट करने के लिए,
लेट टू बाय होता है, आप प्रॉपर्टी लेट करते हैं एक और बाय करने के लिए। ओके, वो एक ये प्रॉपर्टी कंज्यूमर बाय लेट में आ जाती है, रेगुलेटेड में आ जाती है, ठीक ठीक है। है। कि आप ये आपकी एग्जिस्टिंग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में से आप इक्विटी निकालते हैं 75% एलटीवी, हम्म, वो पैसा आप इस्तेमाल करके डिपॉजिट देके आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, आपकी रेजिडेंशियल मोर्गेज भी हो गई, आपकी बाय लेट या लेट टू बाय मोर्गेज भी हो गई। इस तरह आपकी दो प्रॉपर्टीज बन गई हैं। कुछ अर्से बाद आप इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, इसमें से फिर पैसे निकाल के एक और प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। देख लीजिए लिसनर्स, आपको फाइनेंशियल एडवाइजर की क्यों ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत होनी भी चाहिए, ताकि आप कोई भी काम करें उनसे एडवाइस ज़रूर ले लिया कीजिए। तनवीर साहब, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यूज भी बढ़ी हैं या फिर वही हैं, नहीं, या फिर सिर्फ? अक्रॉस द बोर्ड बढ़ी है, हर चीज़ ठीक की है। प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़ी है। कमर्शियल्स की डिमांड एज यूजुअल रही है, लेकिन अभी एज सच इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूज काफ़ी बढ़ी हैं। लेकिन कमर्शियल भी इन हैंड वैल्यूज बढ़ाई हैं उनकी भी, क्योंकि रेंटल इनकम जो है या रेंट्स आप के देख लें वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। अच्छा, ये बताएं कि आउटलेट्स तो बंद हुए जा रहे हैं, बैंक्स अपनी ब्रांचेस बंद कर रहे हैं, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, और बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं, रिटेलर्स हैं, जो वो अपनी बहुत सारी शॉप्स हैं और आउटलेट्स हैं वो सब बंद किए जा रहे हैं। तो फिर प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टीज को कौन रेंट आउट करेगा, कौन रेंट पे लेगा उसको? यू बी सरप्राइज कि होते हैं, आप सही कह रहे हो। टाउन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा घोस्ट टाउन्स कहा जा रहा है, बंद हो रही हैं, ब्रांचेस बंद हो रही हैं। बैंक्स ऑलरेडी से है कि बैंक्स वगैरह ब्रांचेस अपनी इसलिए बंद कर रहे हैं कि वो सारा कुछ ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। जी, ऑनलाइन होने की वजह से उनको काफ़ी फायदे हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ज़रूरत ही नहीं ब्रांच की। ठीक है। और बैंक्स ने इतनी ब्रांचेस खोली क्यों थी? कस्टमर्स के लिए नहीं, कस्टमर्स तो वैसे उनके पास जाने थे। जी। वो इसलिए खोलते हैं कि बिजनेस अकाउंट्स वाले अपना कैश डिपॉजिट कर सकें। अब आप ये देखें, इस वक्त मार्केट के अंदर कैश कितना ज्यादा कम हो गया है। कैश फ्लो कम हो गया। ठीक है, लोग सारे कार्ड्स पे पैसे जी, पेमेंट्स करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं। जी। आप खुद जाएं देखें, आप खाना खाते हैं, यहाँ तक कि पाउंडलैंड में शॉपिंग करते हैं तो 3 पाउंड भी बनते हैं तो आप कार्ड भी देते हैं। मैकडोनल्ड जाके कॉफी लेते हो तो आप कार्ड पे अब तो पैसे कार्ड भी नहीं रहा, मोबाइल से ही पे करते हैं। वो कार्ड ही है ना, आई नो मोबाइल तेरे। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल है। तो ये चीजें चेंजेस लाई हैं, जिसकी वजह से उनको ब्रांचेस की जरूरत नहीं पड़ रही। वो नहीं रही तो, लेकिन मेरा सवाल वही है, शायद मैं उसको समझ नहीं पाया, या मैं अपने सामीन की वजह से पूछ रहा हूँ दोबारा, कि जो प्रॉपर्टीज, अगर आउटलेट्स बंद हो रहे हैं और बाकी सारी चीज़ें बंद हो रही हैं, तो फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करना क्या रिस्क एलिमेंट नहीं है? या एक एसेट आपके पास पड़ा रहेगा, हाउ यू गोना पे द मोर्गेज अगर आपको नहीं देखें, रेंट आउट नहीं होती? डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी कहाँ पर है, पहली बात ये है। जी, और जब प्रॉपर्टी बाय करने जाता है कोई भी इन्वेस्टर है, जी। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जब हिट होता है, तो वो सबसे पहले ये देखता है कि मेरी रेंटल इनकम यील्ड क्या है। जी। अगर वो रेंट पे लगी ही नहीं है और उसका उसका पर्सपेक्टिव ही नहीं है, यानी फ्यूचर में वो रेंट पे चढ़ ही नहीं सकती, तो वो क्यों उसके इतने पैसे देगा? इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। हम्म, और कुछ इलाकों में, टाउन्स के अंदर, मैं आपको बता दूं, नॉटिंघम सिटी सेंटर के अंदर भी डेवलपर्स हैं जो कि कमर्शियल प्रॉपर्टीज को, जो ऑफिस ब्लॉक्स हैं, उनका कन्वर्ट करके रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बना रहे हैं। ओके। ले ली, प्लानिंग परमिशन अप्लाई की, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बना लो। तो उसमें अगर पैसा कमा रहे हैं तो व्हाई नॉट? तो इस वजह से कमर्शियल प्रॉपर्टी तो आपकी बिकी है ना। वाकई इट्स बहुत ही आपने ऑथेंटिक जवाब दिया इसका, और ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। आप कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी लें और बाद में आप उसकी चेंज ऑफ यूज़ और उसको रेनोवेट करके आप उसको कहीं और लेके जा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं मुझे कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे वापस आते हैं, हमारे पास ऑलमोस्ट 10 मिनट्स हैं। तो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी डिमांड क्यों ज़्यादा बढ़ी है? या तो क्योंकि हमारी ये साउथ एशियन की तकरीबन 4th या 5th जनरेशन है नॉटिंघम के अंदर, या फिर पूरे यूके में आप कह लीजिए, तो क्या ये जनरेशन बढ़ने की वजह से आप ज़ाहिर वो शादी करेंगे तो उनको प्रॉपर्टी अपनी चाहिए, या अगर फैमिली बड़ी होगी है तो उनको एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी चाहिए? जिस तरह आप देख लें कि ट्रैफिक किस तरह से नॉटिंघम में आ गई, जैसे पहले नहीं देखी जाती थी। तो ये वजूहात हम में से एक, या उसकी कोई और वजह भी है कि डिमांड क्यों बढ़ गई है प्रॉपर्टी की? देखें, प्राइस इंक्रीज जो होता है ना, हमारे इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना, इलास्टिसिटी होता था। तो उसका ये रूल है कि अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाती है। डिमांड एंड सप्लाई जी, और प्राइसिंग उस पर इफेक्ट करती है। जी।
अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। और अगर आपकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने आपके सवाल के अंदर ही आपका अपना जवाब है कि डिमांड ऑलरेडी ज़्यादा है प्रॉपर्टीज की। तो जब डिमांड है तो प्राइसेस इंक्रीज होंगी जी। ठीक तो है। डिमांड क्यों है? जैसे डिमांड इसलिए ज़्यादा है कि आपने खुद जवाब दिया कि फैमिलीज, जी, मैं अपने मिसाल दे देता हूँ, मिसाल तौर पे अगर मेरे 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो जब वो बड़े होते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, बड़े होकर शादियाँ करते हैं, जी, ऑब्वियसली वो हमारे एक 3 बेडरूम के मकान में तो नहीं रहेंगे। जी, तो वो बड़े हो गए, उनको अपनी स्पेस चाहिए, वो यहाँ से मूव आउट होते हैं, बर्मिंघम, ब्रेडफोर्ड, लंदन, कहीं उनको जॉब मिलती है जाती है, तो वहाँ पर वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं, शादी करते हैं, उनकी अपनी लाइफ स्टाइल स्टार्ट होती है। तो अब एक घर से आप मिसाल ले लें, फॉरेस्ट फील्ड के एक घर में, एक टेरेस हाउस में, 3 बेडरूम हाउस में एक फैमिली विद 3 किड्स रह रही है। अब वो फैमिली विद 3 किड्स नहीं रहेगी, वो 4 फैमिली बन गई है। बेशक। ठीक है। अब वो 4 फैमिली एक मकान में नहीं रह सकती, तो उनको 3 प्रॉपर्टीज और ऑफ चाहिए। कोर्स। तो क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं? प्रॉपर्टीज ये देखें, गवर्नमेंट ने काफी कहा था कि हम इतनी प्रॉपर्टीज बनाएंगे, डेवलप करेंगे, और हो रही है जी, काफी ज्यादा हो रही है, लेकिन फिर भी वो डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही जितनी तो रिक्वायरमेंट है। काउंसिल की प्रॉपर्टीज के अलावा प्राइवेट भी ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि प्रॉपर्टीज डेवलपर्स हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं। जी, आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा कितनी ज्यादा इंक्रीज है, न्यू प्रॉपर्टी डेवलप बन रही है, क्यों नहीं हो रही। और इसकी जैसे आपने कहा कि डिमांड उसकी बढ़ती चली जा रही है, तो डिमांड जैसी बढ़ती चली जाएगी तो प्रॉपर्टी डेवलप होने में भी तो टाइम लगेगा कि नई प्रॉपर्टीज जब बनेंगी। और आजकल जो प्रॉपर्टीज बन रही है उनकी रूम्स बहुत छोटे होते हैं वैसे। अच्छा, इस पे भी काफी डिबेट है कि आपको ये देखना पड़ता है डेवलपर कौन सा है। मैं नाम नहीं लूंगा, काफी डेवलपर्स हैं, लेकिन कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जिनकी डिजाइनिंग जो है रूम्स की वो छोटी है। ठीक है, ठीक है। कुछ डेवलपर्स की डिसेंट है, कुछ घर हैं अच्छे अच्छे बड़े इलाकों में, और अगर आप बड़ी प्रॉपर्टी 4 बेडरूम हाउस ले रहे हैं तो वो डिसेंट स्पेस है उनकी। ठीक है। कुछ की नहीं है, तो इट्स एंटायरली डिपेंड ऑन द डेवलपर्स। और जो पुराना घर हो या फिर नई कंस्ट्रक्शन हुई है, उन दोनों में आप क्या फर्क देखते हैं कि पुराने घर ज्यादा मजबूत है, कहते हैं कि उस वक्त की जो ब्रिक मटेरियल था वो ज्यादा अच्छा था, अच्छी क्वालिटी का था, और आज जो बन रहा है शायद वो भी यानी कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड के मुताबिक ही होगा, लेकिन क्या फर्क देखते हैं पुराने घरों में और नए घरों में? मैं जहाँ देखता हूँ, मेरे हिसाब से तो ऐसा ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, कि अब अभी ये देखें, डेवलपमेंट होने के बाद, इतनी ज़्यादा आपकी टेक्नोलॉजी आने के बाद, तो आप ये मानते हैं कि हर चीज़ इम्प्रूव हुई है, जी, तो फिर कंस्ट्रक्शन मटीरियल क्यों नहीं इम्प्रूव हुआ? मेरे हिसाब से बेटर हुआ है। हाँ, लोग ये देखते हैं कि यार इसमें ये लगा दिया, खाली फट्टे लगा दिए, वो ऐसा कुछ नहीं है सच। देखिए, डेवलपर्स जो प्रॉपर्टीज बना रहे हैं जी, वो अप टू द स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। ठीक है। उनके ऊपर भी रेगुलेशंस हैं, उनको भी एक गारंटीज वारंटीज देनी पड़ती हैं। तो इस तरह नहीं है कि कोई भी डेवलपर आया अपनी मर्जी से सीमेंट लगा दिया। जाहिर है कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड हाँ, है तो और उसमें आपको इसको ऐसा कुछ नहीं है मेंटेन सच, रखना लेकिन पड़ता न्यू प्रॉपर्टीज भी उतनी मजबूत है, है। वही सब कुछ है जितनी आपके ओल्ड प्रॉपर्टीज है। ठीक है। कुछ लोग हैं जो ओल्ड प्रॉपर्टी को पसंद ही नहीं करते हैं, हमारे क्लाइंट्स बेशुमार न्यू बिल्ड लेते जा रहे हैं। तो न्यू बिल्ड प्रॉपर्टीज, मेरा क्वेश्चन अगला यही था कि क्या वो महंगी हैं या कि पुराने जो घर हैं ओल्ड प्रॉपर्टीज आर एक्सपेंसिव और द न्यू प्रॉपर्टीज आर न्यू एक्सपेंसिव? प्रॉपर्टीज आर एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली फ्रॉम द ओल्ड प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उसके अंदर भी स्कीम्स हैं, हेल्प टू बाय में आती है न्यू प्रॉपर्टीज। उसका फायदा ये होता है कि जो फर्स्ट टाइम बायर है वो हेल्प टू बाय स्कीम के थ्रू न्यू प्रॉपर्टीज मतलब खरीद सकता है। ठीक है। या शेयर्ड ओनरशिप है, उसके बारे में आप बात करें। अब मैं मिसाल देता हूँ, एक बंदा है, अब आपने जिक्र किया एक बंदे की 20,000 इनकम है, 20,000। ठीक है। तो वो 90,000 की मूवी ले सकता है। और एक प्रॉपर्टी न्यू बिल्ट है और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू 180,000 है। ठीक है, ठीक है। तो वो उसका शेयर ओनरशिप यानी 50% ऑफ द प्रॉपर्टी शेयर खरीद सकता है। तो उसका दूसरा 50% शेयर होल्डर कौन होगा? वो डेवलपर होते हैं, वो उसका रेंट पे करता है। ओके, ठीक है। तो उसका फायदा यह है कि वो प्रॉपर्टी लेडर पे चढ़ गया, एक तो उसका अपना मकान हो गया जी, वो अपने 50% का रेंट दे रहा है और 50% की मोगी दे रहा है, और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो जब चाहे वो बाकी 50% पूरा पूरा खरीद ले जी, या उसमें 10% 15% आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा जब चाहे 50% अपना उनको बेच भी सकता है प्रॉपर्टी उनको वापस, वो या फिर उनको प्रॉपर्टी बेच बाय भी कर सकता है या सकता है? फिर वो मार्केट में बेच सकता है। ओके,
तो जो डेवलपर्स हैं वो 50% अगर वो शेयर होल्डर हैं तो उसका वो रेंट ले रहे हैं, ऐसा ही है शेयर प्रॉपर्टी का, ये बड़ी शेयर ओनरशिप शेयर कहते हैं इसको। ओनरशिप है। और इसमें एक और स्कीम है हेल्प टू बाय, ओके, जो फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट हेल्प टू बाय देती है, वो अप्लाई करें, वो उसमें आप देखें, उसकी जाकर मजीद इंफॉर्मेशन मुझसे कोई अगर आप मजीद को जानना चाहता है रब्ता करें, मैं उनको इसके बारे में बता सकता हूँ। जी हाँ, तनवीर नहीं होगा कि तनवीर साहब की इंफॉर्मेशन हम आपको देंगे अगर आपको इंफॉर्मेशन को चाहिए होगी तो। अगर प्रॉपर्टी आप बाय नहीं कर पा रहे और आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके पास जगह भी है, तो क्या प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करना एक अच्छा आइडिया नहीं है? करते हैं, बेशुमार लोग कर रहे हैं। कुछ लोग अपने इलाके से मूव नहीं होना चाहते जी, और दे प्रेफर टू गेट द प्रॉपर्टी एक्सटेंडेड, क्योंकि वो अपनी चॉइस की बनती है, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनती है जी, ठीक है। और हम लोगों का ये होता है कि हम जो प्रॉपर्टी खरीदते हैं उस पर भी फिर भी जाके कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपनी प्रॉपर्टी पे अगर आप सेटिस्फाइड हैं उस इलाके से, जी, उस प्रॉपर्टी से, तो उस पर वैसा लगा कर आप एक्सटेंड करके उसको, तो अपनी प्रॉपर्टी से ही आप मॉर्गेज करके, रीमॉर्गेज करके आप पैसे निकाल के अपनी एक्सटेंशन कर सकते हैं। हमारे पास अब टोटल कुछ चंद ही लम्हे बचे हैं। थैंक यू वेरी मच तनवीर साहब। एक आखिरी सवाल, क्या अपनी ज़मीन खरीद कर आप प्रॉपर्टी बना सकते हैं? देखिए पहली बात है कि यहाँ वो सिस्टम ऐसा सच तो नहीं है कि कोई एक एक प्लॉट बिकता हो। जी, डेवलपर्स भी बनाते हैं, वो खुद ही बना के देते हैं। ठीक है। ये ना अलाउड डेवलपर्स में से कोई प्लॉट ले लिया, खुद बना ली, जिस तरह के हमारे पाकिस्तान में, इंडिया में जी हाँ, प्लॉटिंग होती है, ऐसा कुछ यहाँ नहीं होता। ऐसा सच नहीं है। लेकिन यस, योर क्वेश्चन इज कि अपनी प्लॉट ले, मैं मिसाल देता हूँ कि प्रॉपर्टी है, किसी ने खरीदी और वो फार्म हाउस है, कोई डेवलप छोटा सा है, तो उसको वो डिमोलिश करके नया बना सकता है। और प्लॉट अगर कोई बिक रहा है, ऐसा एक प्लॉट, बहुत बहुत ही रेयर चांसेस है इंग्लैंड के अंदर क्योंकि प्लॉट बिक रहा है और वो प्लॉट के ऊपर मकान बन सकता है, तो यस दे कैन बाय एंड बिल्ड देयर ओन, नो प्रॉब्लम। और उस पर डेवलपमेंट फाइनेंस भी मिलती है। उस पर डेवलपमेंट फाइनेंस भी मिलती है। और हमारे पास अब वक्त भी खत्म हुआ चला है। थैंक यू वेरी मच तनवीर साहब, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे। आप सुन रहे हैं रेडियो फजा 97.1 FM लाइव on FM and live on Facebook as well। फिलोसफी सोसाइटी का ये प्रोग्राम जिसे हम आपके लिए लेकर आते हैं एवरी ट्यूसडे 7 to 8 PM। और अगले हफ्ते हम आपके लिए एक और डिस्कशन लेकर आएंगे, एक और टॉपिक लेकर आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि इंफॉर्मेटिव होगा। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।